So in this video, we would be covering all the important news for your CAPF exam of 27 अक्टूबर 2024। पहली न्यूज़ जो है, लैंड वॉरफेयर विल रिमेन इम्पोर्टेंट। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि लैंड वॉरफेयर जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। ये हमने की लेसन ड्रॉ किया है कहाँ से? रशिया और यूक्रेन वॉर से। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट न्यूज़। क्यों है? क्योंकि CAPF एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। क्या इसमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है और क्या टाइमली एक्शन है, ये देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कीवर्ड है इसके अंदर, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, दो कीवर्ड हैं। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि लैंड वॉरफेयर विल रिमेन इम्पॉर्टेंट, दैट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट और सिक्योरिटी एनालिस्ट हमेशा बोलते हैं कि नेक्स्ट वॉर विल बी फ्रॉम द सी साइड। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस चला हुआ था कि चाइना की नेवी इंडिया के अंदर, मतलब इंडियन ओशन के अंदर डॉक कर रही है, काफ़ी सबमरीन, और आपने पता होगा चाइना की स्पाई शिप भी चाइना के श्रीलंका के अंदर डॉक किया था। तो ये सारी न्यूज़ ज़रूर थी, तो उस टाइम पे हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन अभी रशिया यूक्रेन वॉर और इसराइल हमास वॉर से हमें ये बिल्कुल पता चल रहा है कि लैंड वॉरफेयर विल रिमेन इम्पोर्टेंट, आर्मी चीफ ने बोला है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। और टाइमली एक्शन हमने क्या लिया है? टाइमली एक्शन हमने बहुत सारे लिए हैं। आप थिएटराइजेशन ऑफ कमांड बोल सकते हो, आप क्रिएशन ऑफ द पोस्ट फॉर CDS बोल सकते हो। ठीक है, यूनिफाइड करने की कोशिश की है तीनों फोर्सेस को। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट लेसन। तो लैंड वारफेयर को आपको पता होगा, इसको बेहतर करने के लिए हमने माउंटेन स्ट्राइक कोप भी किया है। आप उसमें इंडियन आर्मी ने बहुत सारी चीज़ें इसमें की हैं, डिफेंस इंडिजनाइजेशन की है, काफ़ी इक्विपमेंट जो है, डिफेंस हार्डवेयर जो है इंडिया के अंदर ही बनाने की कोशिश हो रही है। तो अब ये देखते हैं कि बिग लेसन फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट इज दैट लैंड वॉरफेयर विल रिमेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। He said the operational situation along the borders remains stable and army has dealt with the international security challenges in a manner that is expected. But he also said that India's rise in stature in bringing recognition, addition, responsibilities, opportunities and challenges. तो इंडिया का स्टेचर जरूर इम्प्रूव हुआ है इंटरनेशनली, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन। और उनके साथ इन्होंने बोला है कि टेक्नोलॉजी जो है, अब टेक्नोलॉजी एक न्यू स्ट्रेटेजिक एरिया है ऑफ जियो पॉलिटिक्स, कंपटिशन एंड सेल्फ रिलायंस हैज एमर्ज्ड एज अ की इम्पेरेटिव। इसीलिए हम बोलते हैं इंडिया को अगर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए तो इंडिया को रिलायंस बंद करना होगा दूसरी कंट्रीज़ पे इन टर्म्स ऑफ वेपन्स का इंपोर्ट पे। अब रशिया पे ज़्यादा वेपन्स की डिपेंडेंस है, अमेरिका पे ज़्यादा वेपन्स की डिपेंडेंस है। अगर इंडिया को स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंस चाहिए, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का मतलब है कि आप अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेंगे। ठीक है, किसी के दबाव में आके आप इंटरनेशनली कोई ऐसा डिसीजन ना लेंगे जो आपकी फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट है, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो इससे रिलेटेड आपने ये क्वेश्चन देख लिया, आप यहाँ पे इसको, इस करंट अफेयर को इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं यूक्रेन से जुड़ा हुआ काफ़ी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आप यूक्रेन की बात करोगे तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैप को सर्च कर लेते हैं। तो दिस इज़ यूक्रेन। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ध्यान से, आई जूम आउट द मैप। तो यूक्रेन ये है। तो यूक्रेन आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसका एक पोर्ट है ओडेसा पोर्ट, राइट। दिस इज़ द ओडेसा सिटी है कंपैरेटिवली, और पोर्ट भी है यहाँ पे। तो इसको लेके भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, चला हुआ था, काफ़ी काफ़ी दबाव चला हुआ था रशिया की तरफ से। उसके साथ आप देखोगे जो सी ऑफ अजोव हमने कल भी डिस्कस किया था, सी ऑफ अजोव से और सी ऑफ दिस ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाली स्टेट कौन सी है? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू एंड दिस इज़ द मारियापोल सिटी, अगेन मारियापोल पोर्ट आल्सो। तो अगेन एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ, ब्लैक सी और यहाँ पे आप देखोगे इस्तांबुल के ठीक नीचे सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करने वाली स्टेट कौन सी है? और सी ऑफ मरमरा के लेफ्ट साउथ वेस्ट में आप चलोगे, साउथ वेस्ट में आपको दिखेगा, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी, आजियान सी। तो आजियान सी को कनेक्ट करने वाली और ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करने वाली कौन सी स्टेट है? उस स्टेट का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो नाउ कमिंग बैक टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगली न्यूज़ है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अगेन फेल्स टू एड्रेस इजराइल हमास वॉर। क्यों भाई, क्या हुआ ऐसा? यूएन सिक्योरिटी जो काउंसिल है वो क्यों ऐसा कर रही है, क्यों नहीं इस पर्टिकुलर वॉर को काउंटर कर पा रही? तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की निंदा की गई है। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट।
द काउंसिल इन द यूएन्स मोस्ट पावरफुल बॉडी चार्ज विद मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, जो कि इनकी ड्यूटी है, बट इट्स डिवीजन हैव लेफ्ट इट इम्पोर्टेंट एंड स्क्रैम्बलिंग टू फाइंड अ रेजोल्यूशन। इसका डिवीजन का मतलब है जो कि इसके मेंबर हैं डिवाइडेड हैं, कोई भी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पे उनका कोई कंसेंट नहीं है, टोटल यूनानिमस वोट नहीं है, तो इसकी जो डिवीजन है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट इट एज एन इम्पोर्टेंट, राइट, एंड स्क्रैम्बलिंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन। जैसे हमने देखा था एक पर्टिकुलर जो रेजोल्यूशन लेके आए थे यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन लेके आए थे, तो वो भी वीटो करके उसको भी उस रेजोल्यूशन को भी ड्रॉप किया गया। उसके साथ आप देखोगे जो यूएस का रेजोल्यूशन था वो वेडनेसडे को वोट हुआ, जिसमें 15 मेंबर काउंसिल थी, 10 कंट्रीज वोटेड इन फेवर, रशिया, चाइना एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वोटेड अगेन, एंड ब्राज़ील एंड मोजाम्बिक अब्सटेन्ड। तो किसी भी रेजोल्यूशन को वोट कर मतलब पास करने के लिए यू नीड टू रिक्वायर 9 मिनिमम वोट्स। तो ये तो शायद पास हो गया था क्योंकि 10 कंट्रीज़ ने इसके फेवर में वोट किया। लेकिन जब हमने देखा रशियन रेजोल्यूशन को, तो रशियन रेजोल्यूशन हमने यहाँ पे देखा जब इसको पास किया गया, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, वीटो कर दिया गया, क्योंकि 4 वोट्स थी इसके फेवर में, बाकी जो थे 9 वोट्स नहीं आए इसके फेवर में, राइट। तो इसलिए इस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया गया। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। अभी यहाँ पे आप देखोगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम रिडंडेंट। तो ये आपका सीएपीएफ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर आया है, तो यहाँ से आपको उसको देखने की ज़रूरत है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम रिडंडेंट, आपको इसमें सपोर्ट में रीज़न देना होगा। ये रीज़न जो हमने पिछली न्यूज़ में पढ़ा है, क्यों रिडंडेंट है, क्योंकि इसके अंदर डिवीजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपार आईडी, पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। अपार आईडी है क्या, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ये आपकी अपार आईडी होगी। अब इसके साथ ही आप देखोगे दिस इज द पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब अपार विच स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपार डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको उसकी जो डेफिनेशन है या फिर उसकी फुल फॉर्म है बतानी है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इसका एम क्या है, इट्स एम इज़ टू रिड्यूस फ्रॉड एंड डुप्लीकेट एजुकेशन सर्टिफिकेट। काफ़ी बार आपने देखा होगा फेक सर्टिफिकेट्स बनते हैं, डिग्री बनती है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये अपार आईडी बेनिफिट करेगी। अब अपार आईडी हाउ इट विल बी क्रिएटेड, अब स्टूडेंट का एक क्रेडिट कार्ड होगा, क्रेडिट बैंक होगा, जिसमें आप देखोगे स्टूडेंट्स विल हैव टू प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, एज एंड डेट ऑफ बर्थ एंड फोटोग्राफ, एंड दिस इन्फॉर्मेशन विल बी वेरीफाइड यूजिंग देयर आधार नंबर। तो ये जो आप सब आपकी जो क्रेडिट डिटेल्स हैं जिसमें आपके मार्क्स वगैरह सभी होंगे, तो ये इस अपार आईडी के अंदर ज़रूर होंगे, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ना मूविंग टू द नेक्स्ट, सेम सेक्स मैरिज के ऊपर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है सेम सेक्स मैरिज को लेके। इट इज़ टाइम टू इंडिया इम्प्लीमेंट सेम सेक्स मैरिज, इस हिसाब से, या फिर इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू इम्प्लीमेंट सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया, शायद इस तरह से क्वेश्चन पूछे। तो 3-4 इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, फाइंडिंग्स है। फाइंडिंग ये है, कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए कि मैरिज क्या है। मैरिज जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैरिज की क्या डेफिनेशन है, तो दिस कैन बी एन इंट्रोडक्शन, अ गुड इंट्रोडक्शन। सो सेम सेक्स मैरिज जो है ये एक फ्रेज है, रिसेंट इम्पोर्ट है, एक ऑक्सीमोरॉन है, और अभी तक देखोगे इंडिया में इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, लेकिन दुनिया भर में 34 कंट्रीज़ ऐसी हैं, 34 कंट्री ऐसी हैं जिसके अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। उसमें से आप देखोगे अफ्रीका जो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसमें रहती है, तो उसमें से सिर्फ साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया है। एट द सेम टाइम पूरे एशिया के अंदर सिर्फ ताइवान ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, राइट। तो जो वर्डिक्ट आया है, जो रिसेंट वर्डिक्ट आया है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बोला है कि देर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। फंडामेंटल राइट टू मैरी अगर पेपर 1 में पूछा जाता है आपका पॉलिटी के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट टू मैरी इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट। उसके साथ ही 6 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इसमें है। पहला ये है कि देर इज़ नो अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी, अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी एक्सेप्ट दैट रिकॉग्नाइज बाय द स्टेचू और कस्टम, अनलेस एंड अनटिल पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ लेके ना आए जिसमें ये मेंशन ना हो कि राइट टू मैरी जो है एक फंडामेंटल राइट है। अगर फंडामेंटल राइट हो गया तो आप किसी से भी शादी कर सकते हो, राइट। उसके साथ ही लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू अ यूनियन, राइट, ये भी आप ये थ्रू
लॉ की ही हो सकता है। तीसरा इन्होंने बोला कि कोर्ट कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकती विद रिस्पेक्ट टू दिस मैरिज लॉ। ये सारा आप देखोगे ये प्रेरोगेटिव पूरा जो पावर है ये सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट ही इस पे लॉ बना सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट और ये सारी चीज़ें। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर क्या होता है 1954, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, जो दो धर्म के अलग अलग जो कपल हैं अगर वो शादी करना चाहे तो उनकी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर उनकी शादी होती है, ठीक है। तो ये इस न्यूज़ पे था, ये दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। उसके साथ ही आई थिंक एक लास्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ ज़रूर है। यूएस में मेटा को क्या किया गया है, मेटा के ऊपर एलिगेशन लगाई गई है कि वहाँ के यूएस के बच्चों की मेंटल हेल्थ को आप ख़राब कर रहे हो। कैसे ख़राब कर रहे हो? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे कैसे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे जो कि यूथ को इम्पैक्ट कर रही हैं, एडिक्टिव बना रही हैं, राइट। तो पहले हमें ये देखना होगा, Meta repeatedly mislead the public about the dangers of its platform and knowingly induce young children and teenagers into addictive and compulsive social media। क्यों आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है पहले आप ये देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लुक एट दिस, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल रिलेशनशिप एंड ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ। आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग कैसे डेंजरसली अट्रैक्टिव है, यहाँ पे भी 2022 के अंदर ये पूछा है। बट दिस इज़ 2019 या 2019 के अंदर ये टॉपिक्स आए थे। तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल रिलेशनशिप आप लिख सकते हो। इसके साथ ही आपको ये भी लिखना ज़रूरी है कि Instagram, which found that many young girls using the app were suffering from depression and anxiety around body images issue। उसके साथ ही ये भी important argument है। 32% of teen girls said that when they felt bad about their bodies, Instagram made them feel worse। तो ये भी आपको लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके साथ ही लास्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट द बिडेन ऑन हमास अटैक। तो बिडेन कह रहे हैं जो इंडिया ने और यूएस ने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की थी कि इंडिया मिडल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की शुरुआत जो होगी, इस अनाउंसमेंट के बाद से हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, क्योंकि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को रोकने के लिए इसराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया। तो ये इनकी इंसाइट है, ये भी ऐसा सोच रहे हैं, इनके ऊपर कोई कंक्रीट बैकिंग नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट न्यूज़ इज़ पेपर 2 का लर्निंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अभी इंटरनल सिक्योरिटी की थीम जो है वो चली हुई है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। बहुत ही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से पेपर 2 को डील किया जा रहा है। इफ़ एनीबडी ऑफ यू इंटरेस्टेड, प्लीज़ यू कैन ज्वाइन द क्लास। थैंक यू।